सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है मैथ क्लासेस का अड्डा पर। देखिए, कुछ विद्यार्थी हैं जो वीडियोस को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए, आपका क्या जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियोस को लाइक करने में, क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब है वो हमारा जोश बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है और हम उसी ऊर्जा के साथ दोबारा से लग जाते हैं पढ़ाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने आजू बाजू जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बताएं। अगर आपको वीडियोज में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझने में या फिर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप संपर्क कर सकते हो, अपने अपने स्कूल संचालकों से संपर्क कर सकते हो। जैसे यहाँ हमारे गाँव में नेहरू स्कूल है, नेहरू स्कूल गाड़ाखेड़ा, तो वो जो बच्चे हैं नेहरू स्कूल के बच्चे हैं, अपने प्रिंसिपल सर या फिर संचालक सर सुबेश सिंह जी भास्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो एमडी स्कूल के बच्चे हैं, एमडी स्कूल हिरवा के जो बच्चे हैं, वो अपने संचालक पलाश सिंह जी डांगी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और या फिर उनसे नहीं भी कांटेक्ट हो पाता है तो मेरे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो कल हमने पढ़ लिया था, कल हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 10.1 में 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का करने वाले हैं, 5 का करने वाले हैं और 6 का करने वाले हैं। 3 ही % करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में भी, मतलब काफी टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि तीन सररेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है, अपने कारण का उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि पिछले प्रश्न में हमें पूछा गया कि 3 असरेख बिंदु थे। पिछले प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, किसके पिछले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 3 कैसे बिंदु दिए गए थे, असरेख बिंदु दिए गए थे, उनसे हमें समदूरस्थ बिंदु याद करना था। तो हमने क्या किया था, एक त्रिभुज बनाया था और इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ जो निकाला था हमने, वो क्या निकला था, परिकेंद्र निकला था। लेकिन अब इसने देखिए प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है, चीज वही है, थोड़ी समझने का ही फर्क है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसने घुमाई है और वो लैंग्वेज किस टाइप से घुमाई है, इसने सिर्फ यही बोला है कि जो 3 बिंदु हैं वो क्या है, सररेख है। और पहले जो प्रश्न में देखिए 3 के प्रश्न में बोला गया था क्या, असरेख बिंदु है। तीनों के तीनों बिंदु कैसे दिए गए थे, असरेख। और जो 4 का प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि तीनों के तीनों बिंदु क्या है, सररेख है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसका लिखावट क्या होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग इसको स्टार्ट। 3 सररेख बिंदु है, 3 बिंदु तो हमने ले लिया, 3 सररेख बिंदु ले लिया। एक तो ए ले लिया, दूसरा हमने ले लिया बी और तीसरा हमने ले लिया सी। और इन तीनों को मिला दिया, जब तीनों को मिलाया तो एक रेखाखंड एबीसी प्राप्त हुआ। इसने बोला कि इन तीनों बिंदुओं से, क्या बोला कि तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी कि इन तीनों बिंदु से समान दूरी पे कोई बिंदु लेना है। वैसे नॉर्मली आपको बता दूं जानकारी के लिए, ऐसा बिंदु कोई भी अस्तित्व में नहीं होगा जो इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ होगा, लेकिन फिर भी हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, कि रियल में ही ऐसा बिंदु नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे एक बिंदु ले लिया। मान लेते हैं कि लगभग ये ले लिया हमने, समान दूरी पे कोई बिंदु, यहाँ पे देखिए ये ले लिया। तो हमने किया क्या कि इनको मिलाया, कि ये वाली दूरी बिंदु P लिया हमने, और ये वाली जो दूरी है ये, और एक ये वाली दूरी है जो C से है। ये तीनों की तीनों दूरियां क्या है, समान है। तीनों समदूरस्थ के लिए तो बोला ना इसने। तो हमने क्या किया, तीनों की तीनों दूरियां क्या ले ली हमने, समान ले ली। अब हम चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये बिंदु B था, इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक प्रमेय को याद किया था, सिद्ध नहीं किया था उसको, क्या कि अगर कोई बिंदु दो बिंदु से, यानी कि अगर कोई बिंदु दो बिंदु से समान दूरी पे स्थित है, तो वो उसके लंब समद्विभाजक पे स्थित होगा, अर्थात उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ऐसा प्रमेय हमने पढ़ा था। लेकिन दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। ये रेखाखंड एपी है, ये जो था ना हमारा प्रमेय, कि अगर ये रेखाखंड एबी है, इनसे अगर कोई बिंदु समान दूरी पे स्थित है, जैसे ये पी मान लो, सी मान लो, क्यू मान लो, कुछ मान लो कि स्थित है, तो ये एबी का जब हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना, तो उसके ऊपर ही स्थित होगा। अगर समान दूरी पे स्थित है तो इसके एबी के लंब समद्विभाजक पर ही स्थित होगा। तो अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट उठाएंगे, केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, फिर परीक्षण भी लिख सकते हैं इसकी जगह।
केस नंबर फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करना है केस नंबर फर्स्ट में? केस नंबर फर्स्ट में ए बी उठाना है और इसको समद्वि भाजन करना है। जब हम लोग इसका समद्वि भाजन करेंगे ना, प्रकार की नौकर की वजह से वास्तविक रूप से समद्वि भाजन नहीं करना, वो चीजें हमें एक्सरसाइज नंबर 14 में करने को मिलेगी। हमें यहाँ सिर्फ समझना है कि कैसे क्या होगा। मान लेते हैं कि हमने खींच दिया समद्वि भाजक, मतलब क्या बराबर दो भागों में बंटने वाला, तो यहां से मान लो ये इसका समद्वि भाजक है, मैंने खींच दिया, ये खींच दिया इसका समद्वि भाजक, क्या खींच दिया? एन। अब देखिए इसने क्या बोला था कि जो बिंदु P है वो A व B से समदूरस्थ है। ये तो निकाला था हमने A व B से समदूरस्थ है। इस इधर वाला पार्ट छोड़ दिया, इधर वाला सेकंड केस में आएगा, इधर वाला फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं हम लोग। A व B से समदूरस्थ है, मान लिया A व B से समदूरस्थ है, लेकिन A व B से समान दूरी पे स्थित होता तो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार ये लंब समद्विभाजक L पे स्थित होता, जो कि नहीं है क्या? देखिए नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं, इन दोनों से समान दूरी पे स्थित होगा ही नहीं। या तो ये समान दूरी पे स्थित नहीं, अगर समान दूरी पे स्थित है तो इसके लंब समद्विभाजक पे स्थित होता। इसका मतलब क्या है कि बिंदु P A व B से समदूरस्थ नहीं है। दो से तो क्लियर हो गया, A व B से तो समदूरस्थ है नहीं। अब बात करते हैं B व C की। इसके लिए देखिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसके लिए केस नंबर सेकंड, तो इसका भी हमने क्या किया? समद्विभाजन किया, जिसको नाम दिया हमने M, लंब समद्विभाजक की, इसका नाम दिया हमने M। अब देखिए कि दोबारा से वही लैंग्वेज काम में, दोबारा से वही लैंग्वेज रिपीट होगी। कौन सी लैंग्वेज? कि अगर बिंदु P B व C से समदूरस्थ है तो ये लंब समद्विभाजक L पर स्थित होगा, और जो L पे स्थित होगा। अब L पे स्थित तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? जो कि नहीं है। इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? कि ये लंब समद्विभाजक पे स्थित तो है नहीं, अतः है ये B व C से समदूरस्थ भी नहीं है। तो अब हमें ध्यान ये देना कि केस नंबर फर्स्ट में क्या सिद्ध किया था कि जो बिंदु P था B व C, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, B व C से समदूरस्थ नहीं था। देखिए समदूरस्थ नहीं था, क्रॉस का लाइन लगा दिया। इधर भी देखिए सॉरी A व B से था, A व B से, केस नंबर फर्स्ट के लिए A व B का मिल था। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए बिंदु P किसके लिए? B व C के लिए क्या लिखेंगे? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ क्या है? ये नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि A व B से भी समदूरस्थ नहीं है बिंदु P, और B व C से भी समदूरस्थ नहीं है ये, अतः है A B व C से समदूरस्थ बिंदु P नहीं है। इसके लिए लिखेंगे अर्थात ऐसा कोई बिंदु अस्तित्व में नहीं होगा जो तीनों सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ हो। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न कैसे होगा, किस टाइप से होगा। देखिए हमने इसके लिए सबसे पहले आंसर नंबर 4 लगाया। आंसर नंबर 4 का डायग्राम बनाते हैं कि 3 बिंदु ले लिया हमने। ये पहला बिंदु ले लिया जिसका नाम दिया हमने A, ये दूसरा बिंदु ले लिया जिसका नाम मैंने दिया B, और ये तीसरा बिंदु ले लिया जिसका नाम दिया मैंने C, और इन तीनों को एक रेखा के द्वारा मिला दिया। ठीक है, चलिए मान लो कच्चा चित्र है और ये एक रेखा बन गई इनके लिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, हमें इसका समद्विभाजक खींचना है ए बी का। सॉरी समद्विभाजक नहीं, पहले इन तीनों से समान दूरी पे कोई बिंदु P ले लिया। मैंने मान लिया कि बिंदु P ये यहां स्थित है, चलो यहां स्थित है, लगभग मान लिया बीच में। तो ये दूरी बोला इसने, और एक ये दूरी बोला, और एक ये दूरी बोला। ये तीनों के तीनों समान दूरी पे स्थित होने चाहिए थे। ये बोला कि समदूरस्थ, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? समान दूरी पे स्थित है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये तीनों की तीनों क्या है? समान दूरी पे स्थित है, जो कि होंगे नहीं, हमने करके भी देखा है, लेकिन फिर भी हमने माना इसको। तो चलिए इसे मैं उपपत्ति करने से बढ़िया हम डायरेक्ट इसको हल से कर देते, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब कुछ चीज साथ करना है नहीं, कुछ खास, यूं हर चीज लिखनी ही पड़ेगी इसमें। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट ही हल में लिख दिया, हल लेके डायरेक्ट लिख दिया। क्या कि हमने लिया कि माना A B C 3 सरेख बिंदु हैं, माना A B व C 3 सरेख बिंदु हैं, तथा बिंदु P A तथा बिंदु P इनसे समदूरस्थ है। शॉर्टकट में लिख दिया इनसे
समदूरस्थ है। अच्छा, समदूरस्थ का मतलब तो समझ रहे हो ना, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, क्या हुआ समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित। क्या होता है, समान दूरी पर स्थित। तो समदूरस्थ का मतलब तो बार बार ये वर्ड मैं बताई थी स्टार्टिंग में, ताना बताई थी कि ये वर्ड क्या हो रहा है, बार बार में यूज लेना पड़ेगा, और बार बार में आओगे तो आपने को मतलब अच्छे से समझ लेना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी पर स्थित है, इनसे समदूरस्थ है, ये मतलब तो हमने इसका लिख लिया। अब इसके लिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, केस नंबर फर्स्ट, या फिर हमने दोबारा से इसके लिए लिख दिया क्या, चलिए ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या क्या कि ए बी रेखाखंड ले लिया, ये देखिए पूरा था रेखा, पूरा क्या था रेखा, और हमने एक छोटा सा पार्ट लिया इसका रेखाखंड। तो रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक एल खींचा, एल खींचा, ये ए बी है और इसका जो लंब समद्विभाजक है वो एल खींच दिया मैंने, ये खींच दिया इसका लंब समद्विभाजक एल। ये केस नंबर फर्स्ट चल रहा है, इसके लिए देखिए हमने बात की थी केस नंबर फर्स्ट लेंगे, उस इधर वाले के लिए केस नंबर सेकंड लेंगे। तो रेखाखंड एल खींच दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग आपका विद्यालय मैं और आपका पूरा स्टाफ कोशिश करेगा, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। तो चलिए रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक L खींचा। अब देखिए हमें दिया गया था कि बिंदु P A व B से समान दूरी पे स्थित है, लिखेंगे कि बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, इसलिए बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक, AB के लंब समद्विभाजक, AB के लंब समद्विभाजक, AB के लंब समद्विभाजक L लिया था ना हमने, लंब समद्विभाजक L पर स्थित होना चाहिए। ये परमी के अकॉर्डिंग आ रही है क्या ये बातें, होना चाहिए, लंब समद्विभाजक पर स्थित होना चाहिए, ले जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि लिख दो लेकिन लिख दो, एक ही बात है, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। अतः है बिंदु P A व B से समदूरस्थ नहीं है। देखिए इससे तो हमने क्लियर कर दिया कि जो बिंदु P है वो A व B से तो समदूरस्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमने लिया केस नंबर सेकंड, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यूज करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे कि B व C लेंगे। तो अब लिखेंगे कि रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक M खींचा, लंब समद्विभाजक M खींचा। देखिए ये जो नाम है लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक खींचा, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचा तो मान लो लगभग यहां से होगा, ठीक है। लंब समद्विभाजक क्या है, M है, ये क्या है M, लंब समद्विभाजक क्या है M, ये वाला लंब समद्विभाजक खींच दिया हमने M, ठीक है यहां तक। अब हमें देखना यह है कि बिंदु P अगर B व C से, इधर वाला पार्ट तो हो गया, इनसे देखेंगे कि B व C से समदूरस्थ होता तो ये P लंब समद्विभाजक पे स्थित होता, सॉरी किस पे स्थित होता, लंब समद्विभाजक पे स्थित होता। और जो कि आप लोग आराम से देख सकते हो बिंदु P लंब समद्विभाजक पे स्थित नहीं है, और स्थित नहीं तो क्या होगा, ये समदूरस्थ भी नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे कि बिंदु P B व C से समदूरस्थ है, B व P से समदूरस्थ है, बिंदु P B व C से समदूरस्थ है, इसलिए वही बातें रिपीट करनी है जो हमने यहां की थी, A व B की लिखी थी, यहां B व C के लिए लिखनी है। इसलिए बिंदु P लंब समद्विभाजक M पर
स्थित होना चाहिए, एम पर स्थित होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या बनता है, दोबारा से देखिए कि बिंदु P बी व सी से समान दूरी पे स्थित है। अगर ये समान दूरी पे स्थित होता, किस पे आना चाहिए था, ये एम पे आना चाहिए था, लंबसम भाजक एम पे आना चाहिए था, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्थित तो है ही नहीं, अतः ये क्या समदूरस्थ नहीं है। ये चीज तो कंडीशन फिक्स हो गई, अगर ये समदूरस्थ होगा तो इसके ऊपर ही स्थित होगा, अगर समदूरस्थ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर स्थित नहीं है। मतलब समझ में आया। एक मिनट दोबारा से देखिए, अगर कोई बिंदु, दो बिंदु बी व सी से समान दूरी पे स्थित है तो इसके लंबसम भाजक पे स्थित होगा, और अगर लंबसम भाजक पे स्थित नहीं है इसका मतलब यह है कि वो समदूरस्थ भी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। तो देखिए जो कि नहीं है, अतः है, इसके लिए लिख देंगे अतः है बिंदु P बी व सी से समदूरस्थ नहीं है, अर्थात केस नंबर फर्स्ट व केस नंबर सेकंड से स्पष्ट होता है कि केस नंबर फर्स्ट व केस नंबर सेकंड से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि ऐसा कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं होगा, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जो तीन सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ हो। अब देखिए क्या मतलब निकला, अगर तीनों बिंदु सरेख हैं, तीनों बिंदु क्या है, सरेख हैं, तो उनसे समदूरस्थ कोई भी बिंदु स्थित नहीं होगा। लेकिन अगर वही तीन बिंदु असरेख है, देखिए एक वर्ड से ही सब कुछ पड़ गया, अगर तीनों बिंदु असरेख हैं और असरेख होंगे तो इनसे त्रिभुज बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल बनेगा तो उसका क्या बन जाएगा, परिकेंद्र होगा, वो समदूरस्थ तीनों असरेख बिंदु से क्या होगा, परिकेंद्र निकलेगा। लेकिन सरेख आ गया तो इसका मतलब ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा। इसी के साथ देखिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को, देखिए आप लोग पढ़ते हो, ऑनलाइन का फायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बैठ के वीडियो की तरह देखते रहे, जैसे सॉन्ग चलते हैं वैसे देखते रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपको धीरे धीरे साथ साथ लिखते जाओ, अगर कुछ चीज छूट जाती है तो वीडियो को बैक करो, दोबारा से बैक करो, या फिर दूसरा तरीका आप लोग पूरा वीडियो आराम से तसल्ली से देखें, फिर उसको दोबारा से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो, फिर उसके साथ साथ लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और लिखने से ज्यादा याद भी हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि वीडियो दो बार निकला आपके दिमाग से, सोचिए वीडियो दो बार निकला है तो कुछ ना कुछ हद तक तो याद रहेगा ही ना आपको। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखो एक बार तो आराम से देखो, फिर उसको लिखो ताकि ज्यादा याद रहे। तो चलिए, क्योंकि अब हम लोग वीडियो में टाइम नहीं दे सकते आपको लिखने के लिए, अब वीडियो में टाइम देंगे तब तक हम खड़े रहेंगे, इससे अच्छा कि आप लोग वीडियो को बैक करके देख लो और लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो भी बैक करके देख लो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक है। देखिए दो बिंदु दिए हमें A व B, पहले समझेंगे इस प्रश्न को। दो बिंदु दे दिया हमें A व B, ले लिया हमने A व B। इसने बोला कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों मतलब एक से अधिक वृत्त हैं, तो हम लोग ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ दो ही बना लेते हैं। चलिए मान लिया कि एक वृत्त तो ये गया इनसे, ठीक है, जैसा भी बनता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लेंगे। ये बिंदु A व B था, दूसरे इसका केंद्र मान लेते हैं लगभग यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा जो वृत्त है वो मान लेते हैं कि ये जा रहा है, ठीक है, इनसे दूसरा वृत्त हमारे ये बना लिया, ठीक है। इसका केंद्र मान लेते हैं लगभग ये है, इसको नाम दिया हमने P, इसको नाम दिया हमने Q। तो अब समझना इसने क्या बोला कि दो बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ, तो ये इसका केंद्र तो P था, इसका केंद्र क्या था, Q था। तो केंद्रों का जो बिंदु पथ है, देखिए केंद्रों का जो बिंदु पथ हमने बनाया डॉट डॉट करके, ये केंद्रों का जो बिंदु पथ है
वो किसका लमसम द्विभाजक है? AB का लमसम द्विभाजक है। ए यानी AB को मिलाना पड़ेगा, कंफर्म है, हमें मिलाना पड़ेगा AB को। देखिए ये हमने क्या किया, AB को मिला दिया, ठीक है, AB को मिला दिया। अब हमें देखना ये है इसमें कि AB का लमसम द्विभाजक है। लमसम द्विभाजक का मतलब हमें इसको बराबर दो भागों में बांटना, तो इसको हमने नाम दे दिया n, छोटा सा हल्का सा n दे दो, o दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए इनको भी, चलिए सिद्ध करने के लिए हमने मिलाया नहीं, अगर मिलाना चाहते तो मिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मिला दिया और ये वाला पार्ट भी मिला दिया, और इसको भी हमने इससे मिला दिया, और इसको भी हमने क्या किया, इससे मिला दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमने एक चीज पहले देख ली थी कि कोई बिंदु अगर दो बिंदु से समदूरस्थ होगा तो वो लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। वो कहां स्थित होगा? लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। अब हमें देखना यह है कि PA और PB दोनों की दोनों समान होंगी। समान कैसे होंगी? देखिए PA कौन से वर्त की त्रिज्या है? ये पहले वाला वर्त है मान लेते हैं, और ये दूसरे वाला वर्त है, ठीक है, ये पहले वाला वर्त है और नीचे वाला दूसरे वाला वर्त है। देखिए PA जो त्रिज्या है, देखिए केंद्र था ये P, केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी क्या कहलाती है? सॉरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये भी उसी वर्त की त्रिज्या है जिस वर्त की PB है, यानी कि एक वर्त की जितनी भी त्रिज्या होती है समान होती है, तो हमें सभी को पता है, तो ये इससे समान होगा। ये समान होने का मतलब ये नहीं है कि हमें त्रिज्याएं देखना, इसका कॉन्सेप्ट देखिए कितना बेस्ट निकलता है कि ये दोनों समान है, हमें समान से कुछ नहीं करना, लेकिन हमें तो वो पॉइंट निकाला ये सिद्ध करते हैं। समान का मतलब हमें समदूरस्थ निकालना पड़ेगा, यानी कि ये PA बराबर PP का मतलब है बिंदु A व B से बिंदु P क्या है? समदूरस्थ है। और भैया ये समदूरस्थ होगा तो AB के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु P जो है AB के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले में आते हैं, तो ये वाला और ये वाला दोनों की दोनों दूरियां हैं बराबर होंगी, QA बराबर QB। ये क्यों होंगी? क्योंकि ये सेकंड वर्त की त्रिज्या में, देखिए सेकंड वर्त यहां से जा रहा है, ये वाला ये यहां से जा रहा है, ये घूमता घूमता जा रहा है, देखिए ये वाला ये रहा, ठीक है ना, ये क्या अपने पास सेकंड वर्त है। अगर ये सेकंड वर्त से होकर जा रहा है तो हमें देखिए QA बराबर QB होगी, यानी कि दोनों की दोनों दूरियां समान होंगी, मतलब हमें समान से नहीं है समदूरस्थ से, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। समान होने का मतलब है कि बिंदु Q जो है वो A से उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे B से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो A व B से समदूरस्थ है, और Q A व B से समदूरस्थ है तो ये Q AB के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। किस पे स्थित होगा? AB के लंबसम द्विभाजक पर स्थित होगा। तो देखिए AB के लंबसम द्विभाजक पे स्थित होगा, थोड़ा समझना अच्छे से कि बिंदु P भी AB के लंबसम द्विभाजक पे स्थित है और बिंदु Q भी AB के लंबसम द्विभाजक पे स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो पूरा का पूरा बिंदु पथ है वो क्या है? एक लंबसम द्विभाजक है, अर्थात हमें सीधे कहना था कि लंब अर्धक, लंब अर्धक हो चाहे लंबसम द्विभाजक हो। ये चीज हमने स्टार्टिंग में जब हमने इसका परिचय पढ़ा था तभी मैंने क्लियर कर दिया था। तीनों की तीनों चीजें एक ही हैं। चलिए अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। दोनों की मतलब ये दोनों की स्पष्ट हो गया ना कि ये वाला लंबसम द्विभाजक हो गया और ये वाला भी लंबसम द्विभाजक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इनका जो बिंदु पथ है वो पूरा का पूरा क्या है? लंबसम द्विभाजक ही है, यानी कि इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हल से। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 लगाया, सॉरी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमने सबसे पहले जो बिंदु दो लिए थे, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने दो बिंदु बना लिए A व B, ये मान लो A है, ये हमने क्या बनाया B है। डायग्राम पहले समझा दिया था, तो अब मैं डायरेक्ट बना देता हूं कि इससे जो वर्त बन गया, मान लो इससे जो वर्त बन गया वो जो वर्त है ये वाला है, वो जो वर्त है वो ये वाला है, और जो दूसरा जो वर्त गुजर रहा है वो मान लेते हैं कि ये वाला है, ठीक है। दूसरा जो वर्त है वो ये वाला। देखिए टेढ़े मेढ़े से मतलब नहीं है, आप लोग पेन से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा कॉपी में। हालांकि बोर्ड चिकना होता है जिसकी वजह से डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाते, बाकी सब कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम लोग हाथ रगड़ के बनाएंगे तो डायग्राम मिट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लोग हम इसका। तो इसका केंद्र मान लेते हैं लगभग यहाँ पे, जिसको हमने नाम दिया P, और इसका जो केंद्र लगभग यहाँ पे मान लेते हैं जिसको हमने नाम दिया Q। तो हमने इसको मिला दिया, हाँ यही तो सिद्ध करना था हमें। अब इसको भी हमने मिलाया, देखिए थोड़ा सा ये वाला, चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेते इस बिंदु को ताकि हमें दिखाई दे जाए ये त्रिज्या, और इसकी जो त्रिज्या है वो ये रही, देखिए, और ये रही, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमें देखना ये है, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा वर्त नीचे आ गया वो कोई बड़ी बात नहीं, अगर वर्त नीचे खींचा जाएगा तो नीचे आ जाएगा,
वो हमें मतलब इसके आंसर से समझने से मतलब है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हल से मैंने स्टार्ट किया, हल, चलिए इसको बना लेते हैं। हमें दिया है हल, हल में क्या लिखना है हमें, देखिए हल में कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है कि बिंदु P, दो वर्त कि बिंदु P वर्त फर्स्ट का केंद्र है, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि हमें दिया है क्या कि PA बराबर PB, क्या क्या आपने को एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं है, और वर्त कौन सा है, फर्स्ट, एक ही वर्त फर्स्ट लगा देंगे, एक ही वर्त फर्स्ट की त्रिज्याएं, यहां से लिख देंगे अच्छे से, एक ही वर्त यानी कि फर्स्ट की त्रिज्याएं, ये एक ही वर्त फर्स्ट की त्रिज्याएं है। तो इसका मतलब क्या निकला, अर्थात बिंदु, कौन सा बिंदु, बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। यदि समदूरस्थ है तो वो क्या होगा, AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, लिख देंगे। अर्थात बिंदु P A व B से समदूरस्थ है, अतः है बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, स्थित होगा। देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए, तो आप लोग लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अतः बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। अब इसी प्रकार से लगा के लिख देंगे, इसी प्रकार हम लोग लगा के लिखेंगे क्या कि अपने पास क्या था कि QA बराबर QB, ये कौन से वर्त की भैया, वर्त सेकंड की त्रिज्याएं, वर्त सेकंड की त्रिज्या, देखिए नाम दीजिए, ये फर्स्ट है, ये वाला वर्त क्या दीजिए मैंने, सेकंड, वर्त सेकंड की त्रिज्याएं। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि बिंदु जो P है, Q, इसका मतलब ये निकला कि बिंदु Q A व B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। देखिए A व B से अगर ये समदूरस्थ होगा तो क्या होगा, बिंदु Q क्या होगा, इसके लंब समद्विभाजक पे स्थित होगा, अर्थात बिंदु Q रेखाखंड, अभी रेखाखंड बोल सकते हैं हम लोग, रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये देखिए लंब समद्विभाजक पे स्थित होगा, और ये जो कि है लंब समद्विभाजक पे स्थित, अर्थात इनसे अतः है स्पष्ट है, इन दोनों चीजों से क्या स्पष्ट हुआ था, स्पष्ट है कि दोनों वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, अर्थात स्पष्ट है कि वर्तों के केंद्रों का बिंदुपथ कौन सा, PQ रेखाखंड AB का, रेखाखंड किसका, AB का, रेखाखंड AB का क्या है भैया, लंब समद्विभाजक, लेकिन इसमें देखिए अर्धक बोल रखा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक, या फिर हम लोग इसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं कि लंब अर्धक है। ये अपना काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब जो आगे का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का था, ये क्वेश्चन नंबर 6 का था, ये एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए 6 और 7 सेम है, 7 और 8 9, 3-4 प्रश्न बचे हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक आप लोग घर बैठ के आराम से पढ़ें, और जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व में भयंकर तरीके से फैल रही है, आप लोगों से एक बार फिर से विनती कर रहे हैं कि आप लोग घर रहे, स्वस्थ रहें, और घर पे बैठ के तैयारी करें, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पेपर तो होने वाले हैं। जैसे ही कोरोना खत्म होता आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आपके विद्यालय ने देखिए कितना अच्छा और कितना बड़ा कदम उठाया है, कितना बड़ा कदम उठाया कि आप घर पे बैठ के, आपके बारे में देखिए कितने चिंतित हैं विद्यालय वाले कि आपके बारे में घर बैठ कर आप लोग तैयारी कर सकें। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, और घर रहें, सेफ रहें।